Yes, double entry system is where one account is debited and the other is credited. हर journal entry जो हम पास करते हैं उस journal entry के दो aspects होते हैं, एक जो डेबिट होता है और दूसरा जो क्रेडिट होता है. ठीक है, अगर ये डेबिट और क्रेडिट का एस्पेक्ट नहीं होगा तो हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं होगी, तो हमारी जर्नल एंट्री सिंगल एंट्री मानी जाएगी, डबल एंट्री ना मानते. अब ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था सब, बुक कीपिंग क्या होता है, जर्नल क्या होता है, कैश बुक क्या होती है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, ये सब चीज़ें मैं आपको जो है पिछली क्लास में सब हम ये बात करके आए हैं, इसलिए इसे दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी. ओके, अब एक चीज़ और बता दीजिए, व्हाट आर द टाइप और द कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स. अगेन 5 सेकेंड्स. क्या होती है कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स? Okay, there are basically two types of accounts, personal and impersonal. Then the personal is further bifurcated into how many? Personal is divided into natural, artificial and representative, and impersonal is divided into two, tangible and intangible. And then we have nominal accounts. Personal account means जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स किसके साथ होती हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ, वेदर आर्टिफिशियल ह्यूमन बींग्स दैट इज लीगल एंटिटीज और वेदर विद नेचुरल ह्यूमन बींग्स. देन इम्पर्सनल इज रियल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स आर टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, दो तरीके के होते हैं. टैंजिबल रियल अकाउंट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रूव की जा सकती है, एंड इंटेंजिबल जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं की जा सकती बट देयर प्रेजेंस कैन नॉट बी डिनाइड एज वेल. नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जो ट्रांजेक्शन का नेचर डिस्क्लोज करते हैं. ठीक है, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था हमने. डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है, तो ये सब जो है ये हम लास्ट जो हमारी लाइव क्लास हुई थी उसमें हम सब ये कवर कर चुके थे. फिर हमारी आई थी कैश बुक. टाइप ऑफ कैश बुक कैसे बनती है? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक. तो सिंगल कॉलम कैश बुक जो मेरी बनती है उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स नोट करते हैं जिसमें कैश हो और सिर्फ कैश में रिसीट्स हो या पेमेंट्स हो. वेराज जो मेरी डबल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम बनता है कैश का और एक कॉलम बनता है डिस्काउंट का. एक तरफ कैश रिसीट्स और एक तरफ कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं. देन इज द ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें एक कॉलम बनता है किसका? कैश का, एक बनता है बैंक का और एक बनता है डिस्काउंट का. तो वी हैव 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम्स ऑन द रिसीट साइड एंड 3 ऑन द पेमेंट साइड. और उस कैश बुक से आपको अलग से बैंक का लेजर बनाना नहीं पड़ता है. और जो आपकी कैश बुक है वही आपका काम करती है किसके लिए? जर्नल एंट्रीज के लिए भी, और एज वेल एज इट प्लेज अ रोल ऑफ योर लेजर ऑल्सो. तो आपको अलग से एक कैश का लेजर नहीं बनाना पड़ता. ठीक है, ये हो गई मेरी टाइप ऑफ कैश बुक. अब आ जाते हैं जो हमने आज बेसिक चीज़ें जो पढ़नी है वो है बेसिक जर्नल एंट्रीज, जो हमें एंट्रीज पास करनी है हर एक ट्रांजेक्शन को ध्यान में रखते हुए, और उसका ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होगा मेरे बिजनेस पे वो हमें कंसीडर करना है. ठीक है, अब जैसे आपकी फर्स्ट एंट्री है कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस एज कैपिटल. कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस एज कैपिटल, मैंने क्या किया? Cash brought into business as capital I am discussing. So capital is what? Somebody is writing that capital is an asset. Capital is a liability. It is always shown on the left hand side of the balance sheet. That is the liability side. Capital is a liability that is contributed in the form of shares, that is equity and preference, and that is the amount which the other people have invested in the company. It is an asset for others but it is a liability for the company because of the separate legal entity concept. Me
and the company, they are two different people. So how can you say capital is an asset? Capital is an liability. Please understand it, okay? So cash brought into business as capital. What is the entry? Cash oblique bank account debited to capital account. What will happen? Once there will be an increase in asset, and then otherwise there will be an increase in liability also. Both will go simultaneously. There will be a double entry effect. डबल एंट्री इफेक्ट होगा हर ट्रांजेक्शन का. तो कैश जब बिजनेस में आप लेकर आए हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को मैंने डेबिट किया, या अगर बैंक खाते में पैसे आए हैं तो मैंने बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो वो क्या हुआ मेरा इंक्रीज इन असेट. देन लाइबिलिटी भी मेरी साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से क्या हुआ, जो मैंने पैसा कंपनी को दिया वो कंपनी के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, और मेरे लिए मेरी इन्वेस्टमेंट है तो मेरे लिए वो असेट हो गया. ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, दैट इज कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस या असेट ब्रॉट इनटू बिजनेस. अगर कोई एसेट ऐसा था जो आप अपने घर से उठा के कंपनी में लेकर गए हैं या उस अपने वर्किंग प्लेस में लेकर गए हैं तो उसका इफेक्ट क्या आएगा. तो कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस है बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. हाँ जी, तो अब मैं बात कर रही थी एसेट ब्रॉट इनटू बिजनेस की. बिल्डिंग है आपकी, आपका 2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग है आपकी, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को आपने अपना ऑफिस बना लिया टेम्परेरी बेसिस पे, तो वो क्या हो गया, बिल्डिंग है, असेट हो गया कंपनी का, और दूसरी लाइबिलिटी भी, क्योंकि कंपनी को वो आपको वापस करना पड़ेगा. देन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो इंक्रीज इन असेट भी होगा. इन दोनों को पढ़ने के बाद नेक्स्ट पे बढ़ती हूँ मैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. जब आप सामान खरीदते हैं उधार पे, अब आपने क्या किया, कैश इंट्रोड्यूस कर दिया बिजनेस में, देन आपने असेट्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए. अब आपने क्या किया, परचेजेस करी हैं. अब परचेज जब करी है तो बिजनेस जब अब आपका नया नया शुरू हुआ है तो दैट डजंट मीन कि आपके पास फंड्स हैं. तो फंड्स नहीं है जब हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सामान खरीद के लाएंगे उधार पे. तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. तो गुड्स परचेज्ड ऑन जो क्रेडिट है उसमें हम क्या एंट्री करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट. अब इसमें क्या होगा, परचेज जब मैंने कुछ सामान खरीदा है वो भी उधार पे खरीदा है, तो परचेजेस डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज डेबिट कर दी. जब मैंने परचेज डेबिट की तो उसका इफेक्ट कहाँ गया, इंक्रीज इन ट्रेडिंग. हम क्या बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस से पहले बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनता है. तो उस ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकल के आता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. फिर हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे और फिर चलते हैं बैलेंस शीट पे. ये 3 चीज़ें हैं. तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हम बात किसकी करते हैं, स्टॉक, परचेज, सेल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, इनकी बात करते हैं. इनकी जब बात होती है तो जब मैं परचेजेस कर रही हूँ, चाहे वो कैश पे कर रही हूँ चाहे उधार पे कर रही हूँ, तो ये जो परचेजेस है ये इनका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, ट्रेडिंग में दिखेगा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखेगा, आपके बैलेंस शीट में दिखेगा. ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया एंड क्रेडिट क्या हुआ, टू सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट. अब सप्लायर और क्रेडिटर दोनों चीज़ें क्यों, अगर सप्लायर है तो दैट मीन्स आप नाम से उस बंदे को एड्रेस कर रहे हो, यानी कि आपके क्रेडिटर्स जो हैं गिनती के हैं, 3-4 हैं, उनके नाम आपको पता है और आप उनके नाम को क्रेडिट कर रहे हो. बट जब आपके क्रेडिटर्स बहुत ज़्यादा हैं एंड यू एक्चुअली डोंट नो द नेम्स एंड यू डू नॉट वांट टू लिस्ट देम,
आपके 100 क्रेडिटर्स है, अब 100 क्रेडिटर्स परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ए, टू बी, टू सी, टू डी। अब आप ऐसे करके तो नहीं चलोगे ना, क्योंकि 100 नाम तो आप लिखोगे नहीं। तो आप एक हेड बनाते हो, क्या, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन ट्रेडिंग एंड टू सप्लायर या टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इससे क्या हुआ, मेरे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए और मेरा स्टॉक भी इंक्रीज हो गया, डबल इफेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब आपने सामान खरीदा है, उससे आपने प्रोडक्शन की, अब आप सामान बेच भी रहे हो, अब आपकी नई नई शॉप है, तो कुछ सामान आप एज अ फ्री सैंपल्स दे रहे हो, ठीक है। तो जब फ्री सैंपल्स दे रहे हो या कुछ सामान आप ऐसे दे रहे हो कि आप अप्रूवल बेसिस पे सेल्स कर रहे हो, या आप अपने कस्टमर्स बनाना चाहते हो, आप मार्केट में खुद को डेवलप करना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है लोग आपका फ़ायदा उठाएं, बट कितने लोग होंगे, कुछ ऐसे जेन्युइन भी होंगे जो आपके साथ फर्दर कंटिन्यूशन में रहेंगे। तो उस केस में क्या करना है हमें, हम क्या करते हैं, सेल्स कर देते हैं क्रेडिट पे, कि आप क्या करें, थोड़ा सा हमारे साथ अपने रिलेशनशिप्स अच्छे करें, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें क्या होगा, एंट्री में देख रहे हो एक चीज, कस्टमर डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट। कस्टमर, जहां मुझे नाम पता है उस बंदे का, मैं उस बंदे को उसके नाम से एड्रेस करूंगी। जहां मुझे नहीं पता है तो वहां पे मैं एक अकाउंट ओपन करूंगी डेटर्स, और मैं बोलूंगी कि हाँ, मुझे डेटर्स से आने वाले टाइम पे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए रियलाइज होने वाला है, विच इज एन असेट फॉर मी, ठीक है। तो वो डेबिट हो गया, डेटर्स आपके असेट हो गए। देन आपके पास क्या है, सेल्स है, आपने सेल करी, आपने सामान बेचा, तो क्या हो रहा है, आपका स्टॉक तो रिड्यूस हो रहा है, नंबर ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस तो रिड्यूस हो रहे हैं, बट आपकी वैल्यू ऑफ सेल, ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ सेल जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वैल्यू ऑफ सेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे परचेज जब आपने उधार पे की थी तो आपकी परचेजेस बढ़ी थी, तो जब आप सेल करोगे उधार पे तो क्या होगा, स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा, बट जो आपका वॉल्यूम ऑफ सेल है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। आपका सामान घट गया और सेल्स की वैल्यू बढ़ गई उतने से, ठीक है। और साथ में और क्या क्या बढ़ा, आपके डेटर्स भी बढ़े, क्योंकि अभी आपको पैसा मिला नहीं है। अगर पैसा मिल जाता तो डेटर्स लिस्ट में नहीं आते, तो कैश में मेरी गुल्लक में दिखाई देते, ठीक है। बट अब वो मेरी गुल्लक में नहीं है पैसे, तो वो पैसे कहाँ है, इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स है वो पैसे, ठीक है। देन इज गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। जब मैंने परचेजेस कर ली, अब परचेजेस जो कि मेरे डेटर्स ने कुछ पैसे दे दिए थे, अब मेरा जो स्टॉक है जो मैंने पहले प्रोड्यूस किया था वो ख़त्म होने जा रहा है, तो अब मुझे नया प्रोडक्शन करना है, दोबारा से गुड्स खरीदने पड़ेंगे। इस बार मेरे पास कैश है, तो इस बार मैंने गुड्स क्या कर लिए, मैंने परचेजेस कर ली कैश पे। तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश या टू बैंक। परचेजेस तो नॉर्मल, क्योंकि डेबिट हो रहा है, सामान अंदर आ रहा है, फॉर्म के रॉ मटेरियल इज कमिंग इन, तो वो डेबिट हो गया। व्हाट इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, दैट इज आइदर कैश और योर बैंक बैलेंस इज बीइंग रिड्यूस्ड। अगर आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, चेक से कर रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो इन पांचों एंट्रीज को एक बार देखो। अब आप लोग ये कुछ क्वेरीज आ रही है एक दो, कि जो फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी वाला, वो पॉइंट समझा दीजिए। तो मैं देखिए उस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। ये क्या कह रहे हैं कि कैश जो है ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल सेपरेट एंटिटी का, ठीक है। अब उसे मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ कि उसे हमें क्या कंसीडर करना है, और उस पॉइंट पे हम कैसे अपने असेट्स को और लायबिलिटीज को इंक्रीज और डिक्रीज दिखाते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी है,
ठीक है। ये जब हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि फर्म और उसके ओनर्स दो अलग अलग लोग होते हैं। तो अब अगर मैं इनकी बात करूं तो कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस एज कैपिटल है। आप क्या कर रहे हैं, आप कैश उठा के बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसे लेमैन लैंग्वेज को में बोलते क्या है कि हम पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, ठीक है, या मैं पैसे बिजनेस में लगाना चाहती हूँ, या मैं उस कंपनी में पैसा लगाना चाहती हूँ। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू गिव कैपिटल टू द कंपनी, या आई वांट टू गिव कैपिटल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, या मैं अपना ही कैपिटल कंपनी में लगाना चाहती हूँ दो तीन लोगों के साथ मिलके। तो वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और उससे चलाने वाले लोग अलग अलग होंगे। अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म में हूँ तो पार्टनरशिप फर्म में मेरे साथ मान लीजिए 10 लोग और हैं, तो 10 लोग पैसे लेकर आए हैं और उन्होंने मिलके एक कंपनी खोल दी, ठीक है। तो कंपनी जो वो पार्टनरशिप फर्म है वो हम 10 लोगों की वजह से है, और जब वो हम 10 लोगों की वजह से है तो वो एग्जिस्टेंस में है। अगर हम 10 के 10 कल को नहीं रहेंगे या कोई डिफरेंसेस हो जाते हैं और हम सब मूव आउट कर जाते हैं तो कंपनी भी बंद होगी। तो जो पैसा हमने कंपनी को दिया है वो कंपनी के लिए फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू क्या बन जाएगी, उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी और हमारी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या इफेक्ट क्या हुआ, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये जो बुक्स हैं, ये जो मैं जर्नल एंट्रीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ, दीज आर फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, ये कंपनी के व्यू पॉइंट से है, ठीक है। अब जब मैंने कैश इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। आपके फादर ने आपको पैसे दिए, ठीक है, आपके फादर ने आपको पैसे दिए कि बेटा जाके मोबाइल फोन खरीद ला, ठीक है। अब आपके पास कैश अवेलेबल था हाथ में। जब आपके पास कैश अवेलेबल था आपकी पॉकेट में, क्या, तो वो जो आपके फादर ने आपको कैश दिया वो अभी आपके हाथ में है। आप जब तक शॉप पे जाओगे नहीं, फोन खरीदोगे नहीं, तब तक आपके पास कैश है इंटैक्ट इन योर हैंड। द मोमेंट यू बाय सेल फोन, आपके जो कैश है उसने जो है फॉर्म चेंज कर ली, आपका एक असेट रिड्यूस हो गया और एक असेट इंक्रीज हो गया, कैश घट गया और उतनी वैल्यू का क्या आ गया आपके पास, मोबाइल फोन आ गया, ठीक है। तो एक पॉइंट ये चीज जो मैं आपको समझा रही हूँ। अब क्या हुआ, इस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इसमें तो आपने असेट का फॉर्म चेंज किया, बट अब जो मैं यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन को वापस करते हैं, बात इस पर डिस्कस करते हैं। कैश जो आया आपके पास वो आपकी गुल्लक में दिखाई दे रहा है, अभी तक आपने खाते में जमा नहीं कराया, तो आपने ड्रॉज खोला, आपने देखा उसमें पैसे पड़े हैं, तो आप बोलोगे अच्छा ये पैसे जो है हमने बिजनेस में लगाए हैं, अब इसी से आगे फर्दर डीलिंग होगी। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पैसा फिलहाल पड़ा है ये उन सब लोगों का है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। तो लायबिलिटी भी बढ़ी क्योंकि अभी नहीं देना, बट जब कंपनी बंद होगी तब तो देना है, तब तो दे के जाओगे, उनको वापस दोगे, कंपनी की लायबिलिटी है वो। तो कंपनी के लिए लायबिलिटी भी बढ़ी और कंपनी के लिए असेट भी बढ़ा, ठीक है, समझ रहे हो। एक बार फिर से बता देती हूँ कि कंपनी के लिए लायबिलिटी भी बढ़ी क्योंकि उसे वो पैसा वापस करना है, और असेट भी बढ़ा क्योंकि अभी फिलहाल उसके पास वो पैसे उसके गले में पड़े हैं। ठीक हो गई, क्लियर हो गई ये बात, आगे बढ़। ट्रिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जर्नल एंट्री, बाबा ये तो बहुत ट्रिकी है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल अपना बेसिक फंडा क्लियर रखो कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपको करनी है तो ये सोचो कि कंपनी के व्यू पॉइंट से क्या होगा, ठीक है, या खुद के एग्जाम्पल पे लगा लिया करो, खुद एग्जाम्पल ले लो। आपको पैसे दिए हैं प्रिंटिंग करवाने के लिए, ठीक है,
आप अपनी पॉकेट में 100 रुपये लेके गए और प्रिंटिंग कराने, फोटोकॉपी कराने चले गए। अब जब फोटोकॉपी करवा लिया आपने, 60 पेजेस फोटोकॉपी करा लिए, अब आपके पास क्या हुआ, आपने 60 रुपये उस फोटोकॉपी वाले को दे दिए, वो आपका खर्चा हो गया। 40 रुपये आपने वापस ला के अपने बॉस को दे दिए कि सर मैं, आपने मुझे 100 रुपये दिए थे, 60 रुपये का फोटोस्टेट हुआ और 40 रुपये वापस बच गए। अब इसकी जो एंट्री करोगे, अब बुक्स में जो दिखाओगे इसे, तो क्या करोगे, कैश तो कम हुआ 60 रुपये से, तो कैश हो गया मेरा क्या, क्रेडिट हो गया। अब वजह क्या है जिस वजह से आप 60 रुपये खर्च करके आए हो, वो क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कराई आपने। तो एंट्री क्या करोगे, प्रिंटिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, सिंपल। बस ये चीज ध्यान रखनी है, पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हो और उसका इफेक्ट बिजनेस पे क्या आएगा, ठीक है। सेल्स, अब मैंने सामान बेचा है और कैसे बेचा है, कैश पे बेचा है, यानी कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं सामान बेचने के लिए। और है कोई नई बात नहीं है, सबको मिलता है। अगर उधार पे सेल नहीं करोगे तो कैश पे करोगे, दो ही तरीके से सेल कर सकते हो, 2 से 3 से, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस भी करते हैं। तो जब आप क्या कर रहे हो, कैश सेल कर रहे हो, तो एंट्री क्या करोगे, क्या रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड, तो इससे क्या हुआ, असेट बढ़ गया, असेट इंक्रीज हो गया और सेल्स भी बढ़ गई, तो इंक्रीज किस में भी हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया, तो कैश भी बढ़ा और सेल भी बढ़ गई, ठीक है। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जी बैंक में जाके खाता खुलवा रही हूँ, कंपनी खुलवा रही है, मैं कौन हूँ यहाँ पे, कंपनी हूँ। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अब क्या हुआ, आपने अपनी पॉकेट में जो वो 1 लाख या 2 लाख जो आपको कैपिटल के फॉर्म में मिला, वो आपने पैसा जाके उठा के बैंक में जमा करा दिया। ड्रॉर खोला, आपने देखा इसमें पैसे पड़े हैं, बिजनेस अभी नया नया है, इतना कैश इन हैंड रखना ज़रूरी नहीं है, तो क्या करें, उस पैसे को बैंक में जाके डिपॉजिट करके आए, कंपनी के नाम से एक खाता खोलें और जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कंपनी के नाम से होंगी और चेक्स बैंक के थ्रू होंगे, क्योंकि हमें क्या दिखानी है, ट्रांजैक्शंस वाइट में दिखानी है, ठीक है। तो हमने बैंक अकाउंट खोला, ओपनिंग बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एक असेट बढ़ा और दूसरा डिक्रीज हो गया। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, कि एक जर्नल एंट्री, पैसा बैंक में जमा करने से क्या हो गया, बैंक का खाता इन पिक्चर आ गया और कैश जो मेरे पास ऑलरेडी था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज योर बैड डेट। बैड डेट क्या है, जो आपने सामान क्रेडिट पे बेचा था, आपकी जो क्रेडिट सेल थी, क्रेडिट सेल थी, वो बंदा सामान लेके चला गया, उसने प्रॉमिस किया था वो 1 महीने के अंदर आके आपकी पेमेंट कर देगा, बट वो आया नहीं पेमेंट देने, आप उसे कॉल करते जा रहे हो, आप उसे रिमाइंडर्स देते जा रहे हो, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड, आप क्या करोगे, वेट करते रहोगे उसका, बुक्स अपनी क्लोज ही नहीं करोगे कि नहीं भाई जब तक उसका पैसा नहीं आ जाता तब तक मैं अपनी बुक्स जो है क्लोज नहीं कर सकता। किसने बोला, बाकी डेटर्स, बाकी क्रेडिटर्स तो बैठे हैं, उस एक क्रेडिटर या उस एक डेटा के पीछे अपना बिजनेस थोड़ा रोकोगे, तो क्या करोगे, उस बंदे को उठा के डाल दोगे कौन सी लिस्ट में, बैड डेट की लिस्ट में। बैड डेट इज वॉज लॉस ऑन माई सेल, कि वो मेरा सामान भी लेके गया और मुझे पैसे भी नहीं मिल रहे, स्टॉक तो रिड्यूस पहले ही हो चुका था, बट जो मैंने सेल दिखाई थी, अब वो सेल में से बैड डेट माइनस करूं और डेटर में से भी बैड डेट माइनस करूं, ठीक है। तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। अब इसमें क्या होगा, आपका जो डेटर है असेट, ये रिड्यूस हो जाएंगे, जहां आपको डेटर से 2 लाख मिलने वाले थे,
एक बंदा जो आपसे 50,000 रुपये का माल खरीद के गया था, वो उसने आपको पेमेंट नहीं की है, तो अब जो आपके डेटर्स हैं वो कितने के रह गए? 1,50,000 के रह गए। 50,000 का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। देन टू कस्टमर अकाउंट, आपने अभी तक उसका जो खाता है वो डेबिट में ही दिखाया था, क्योंकि आपको लग रहा था कि वो पेमेंट दे के जाएगा, बट वो पेमेंट नहीं दे के गया। तो अब जो वो डेबिट में उसका बैलेंस दिखाई दे रहा था, अब उसका बैलेंस किस में जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। क्लियर हो गई? बैड डेट इज क्या है? जो आपका डेटर है, जो आपसे उधार पे माल खरीद के गया था, वो वापस नहीं आ रहा है आपको पेमेंट करने। ठीक, रिकवरी फ्रॉम बैड डेट। अब ये क्या है? कोई ऐसा बंदा जो आपको पेमेंट करना चाहता था, बट ड्यू टू सम रीजंस वो पेमेंट नहीं कर पाया, और आपका जो टेन्योर है वो खत्म हो गया। आपने उसे 1 महीने का टाइम दिया था, उसने आपसे 15 दिन और एक्स्ट्रा मांग लिया, आपने उसे वो 15 दिन एक्स्ट्रा दे दिए, स्टिल उसकी तरफ से पेमेंट नहीं हुई है। साल के एंड में आते आते तक उससे आपको कोई पेमेंट रियलाइज नहीं हुई, आपने बैड डेट के नाम से अपनी बुक्स में से उसको क्लोज करके बाय करके उसे टाटा बाय बाय कर दिया, आपने उसे अपनी बुक से साइड लाइन कर दिया। ठीक है, अब ना तो वो आपके डेटर्स की लिस्ट में है, ना ही वो कहीं और लिस्ट में है। ठीक है, अब क्या हुआ? अगले साल वो आपके पास आया और उसने आपको पेमेंट कर दी। अब उसने वो पेमेंट कर दी, इस साल आपने उसे कोई सामान बेचा ही नहीं था, वो पिछले साल का ट्रांजैक्शन हुआ था, उसकी पेमेंट पेंडिंग थी। अब आपके पास इनकम आ गई, बिजनेस में इनकम हुई, पैसा आया। अब ये जो पैसा आया है, ये पैसा किस नेचर का है? ये पैसा है बैड डेट रिकवरी का। ये पैसा किस नाम से लिखोगे अपनी बुक्स में चढ़ाओगे? बैड डेट रिकवर अकाउंट। तो एंट्री क्या करोगे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। कैश डेबिट हुआ तो दैट मीन्स मेरा असेट इंक्रीज हो गया। टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, यहाँ पे ये खाता क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेरी क्या है? इनकम है, ये मेरी इनकम है फ्रॉम दी डेटर जो पिछले साल क्या हो गया था? बैड डेट हो गया था। ठीक है, तो अब जो ये इनकम आई है, इस इनकम का नेचर क्या है? बैड डेट रिकवरी का। तो आप जो एक नया अकाउंट ओपन करोगे वो कौन से नाम से होगा? बैड डेट रिकवरी अकाउंट। मधुलिका श्रीवास्तव कह रही हैं कि मैम ये कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट नहीं कर सकते। अगर आप कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे तो दैट मीन्स क्या है कि कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस, बट आप तो पैसे जमा करके आ रहे हो बैंक में, तो कैश डेबिट क्यों करूं मैं? बताओ। ये जो एंट्री लिखी है मैम ने, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री भी ठीक है, बट ये तब नहीं पास होगी जब आप खाता ओपन कर रहे हो। ये एंट्री पास कब होगी? ये एंट्री पास तब होगी जब हम पैसा बैंक से विड्रॉ करके ला रहे हैं। और अगर आप ये बोलो कि ये एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक है, तो आप एज अ बैंकर बात कर रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग एज एन अकाउंटेंट। क्योंकि बैंक के लिए तो कैश आया, तो मैं तो बैंक की बुक्स में नहीं करनी है एंट्री, मुझे एंट्री करनी है कंपनी की बुक्स में। तो कंपनी की बुक्स में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी अकाउंट। अब आप क्या कर रहे हैं? पहले जो एंट्री मैंने पास की थी उसमें क्या था? मैंने असेट जो है घर से उठा के लेकर आई थी बिजनेस में, अब मैं नई मशीनरी परचेज कर रही हूँ। तो परचेजेस ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ मशीनरी, तो इसमें एंट्री क्या होगी? मशीनरी क्या है मेरा? रियल अकाउंट, किस नेचर का? टैंजेबल। तो एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया, एंड
टू कैश, पेमेंट अगर कैश हार्ड कैश किया है तो टू कैश, अगर चेक से पेमेंट हुई है तो टू बैंक। ठीक है, दोनों में से एक चीज आएगी। असेट इंक्रीज हुआ, फिक्स्ड असेट इंक्रीज हुआ और करंट असेट रिड्यूस हो गया। ठीक है, फिक्स्ड असेट बढ़ गया और करंट असेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्लियर। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, मैंने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन इज व्हाट, लॉस ऑन द वैल्यू ऑफ असेट। लॉस ऑन द वैल्यू ऑफ असेट दैट मीन्स जब हम कोई चीज पुट टू यूज कर रहे हैं, उसे कंटिन्यूएशन बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो मेरा असेट है वो ऑब्वियसली डेप्रिशिएट होगा, उसकी वैल्यू जो है रिड्यूस होगी ही होगी। और अब जब उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी तो क्या होगा, एंट्री क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट। अब अगर आपको याद हो तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेप्रिसिएशन क्या है मेरे लिए, लॉस है, तो लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। और अब इसका जो डबल इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, आपका जो असेट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर मेरा असेट 1,00,000 रुपए का था, उस पे मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 10,000 का, तो अब उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, सिर्फ 90,000 की रह जाएगी। उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 90,000 रह जाएगी। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। तो यहाँ इस स्लाइड में मैंने आपकी एंट्रीज कौन कौन सी कवर की, कैश सेल्स, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, बैड डेट। बैड डेट क्या होता है, जब आपके डेटर्स जो हैं, जो उधार पे सामान लेके गए हैं, वो आपको पैसा नहीं देते हैं, तो वो क्या है, वो भी आपके लिए लॉस है। लॉस है तो डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, कस्टमर का खाता। फिर है आपका रिकवरी फ्रॉम बैड डेट, कोई पास्ट जो आपका पिछला जो आपका बैड डेट था उससे अब आपको इस बार में पैसे रिकवर हो गए हैं, तो वो क्या हो गया, आपकी रिकवरी फ्रॉम बैड डेट। इनकम आई है, इनकम आई है तो कैश डेबिट, और वो इनकम की नेचर क्या है, रिकवरी ऑफ बैड डेट। ठीक है, देन वी हैव परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी खरीदी मैंने, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड टू बैंक। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, तो वो डेबिट हो गया, और रिड्यूस क्या हुआ उससे, असेट की वैल्यू। एक बार इसे देख लीजिए, लिख लीजिए जो आपको जनरल एंट्री दिखती है, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। लिख रहे हैं, मान लीजिए आपके पास घर में एक एक्टिवा ऑलरेडी है, उसके बाद आपने एक एक्टिवा और खरीद ली। ठीक है, अब आपके पास 2 एक्टिवास हो गई हैं। रोज तो एक्टिवा नहीं खरीदोगे आप, एक साल में 2 खरीद लोगे, और वो आने वाले 5 या 6 साल तक चलेगी वो एक्टिवा, तो वो आपका एसेट हुआ। 12 महीने से ज्यादा वो आपके बुक्स में रहेगा, तो वो नेचर क्या हो गई उसकी, फिक्स्ड हो गई, तो वो आपका फिक्स्ड असेट। तो जब आप मशीनरी खरीद रहे हो, तो जब वो मशीनरी आपके बिजनेस में 10 से 15 साल के लिए रहने वाली है, तो वो फिक्स्ड असेट ही तो हुई, तो इसीलिए मेरा जो असेट है वो इंक्रीज कर गया व्हेन आई परचेज्ड अ मशीनरी। ठीक है, डेप्रिसिएशन डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट होता है, एंड इट कम्स अंडर दी लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे हम अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखते हैं। फॉर्मेट जब आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ, इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, दैट इज विड्रॉल फ्रॉम बैंक अकाउंट।
अब पैसे जो बैंक में जमा करे हुए हैं, अब मुझे रिक्वायरमेंट है पैसों की, तो मैं पैसा वापस बैंक से निकाल रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, अगर आप उस पैसे को ऑफिशियल यूज के लिए यूज कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर ऑफिशियल डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, जब आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तब ये ड्राइंग्स नहीं आएगा, ठीक है। ऑफिशियल यूज के लिए ड्राइंग्स नहीं आएगा। बट यस, जब मेरा ये पैसा जो है ये कहाँ लग रहा है, अब जब मैंने ये पैसा जो है पर्सनल यूसेज के लिए किया है तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इस एक कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में आपकी दो एंट्रीज जो है वो मैंने आपको समझाई। अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करोगे तो कैश टू बैंक होगा, बट अगर आप पर्सनल के लिए यूज करोगे तो कैश टू बैंक होगा, ठीक है। ये दो आपकी अलग अलग जर्नल एंट्रीज इस तरीके से इसमें बनेंगे, ठीक। कैश टू बैंक अगर ऑफिशियल है, ड्रॉइंग्स टू बैंक अगर पर्सनल है, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट एट लॉस, अब मेरा एक पुरानी मशीनरी है जो डेप्रिशिएट हो गई है, उसकी लाइफ खत्म हो गई है और अब मैं उसे बेचना चाहती हूँ। मेरी जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू या जो लास्ट वैल्यू है एट द एंड ऑफ द टेन्योर, वो वैल्यू निकल कर आती है 50,000 की। बट जो मुझसे मशीनरी खरीदने आ रहा है वो मुझे ये कह रहा है कि मैम मैं आपको इसके 40,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे इसको अपने वर्क में इनकॉर्पोरेट करने के लिए मुझे इसमें और खर्चा कराना पड़ेगा, तो आप मुझे 40,000 में दे दीजिए। आपकी नई मशीनरी ऑन द वे है, आप उस मशीनरी से छुटकारा पाना चाहते हो एंड आपको भी पता है कि क्या फर्क पड़ता है, तो आप 40,000 में वो मशीनरी उस बंदे को दे देते हो। अब क्या हुआ, 50,000 की मशीनरी आपने 40,000 में बेच दी। आपकी बुक्स में असेट 50,000 का खड़ा था तो उसको हमने 50 को ही रिड्यूस करना है, बट कैश जो है वो तो आपके पास सिर्फ 40,000 आया और असेट की वैल्यू 50,000 है, तो 10,000 का जो मार्जिन है उसे हम किस में डालेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है। तो यहाँ डालेंगे क्या, 10,000। तो जितना आपका क्रेडिट हुआ उतना ही आपका क्या हुआ, डेबिट भी हुआ। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी। तो डेबिट जितने से हुआ उतने से क्रेडिट होना चाहिए या वाइस वर्सा। तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट ऑन लॉस, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लॉस एंड टू असेट अकाउंट, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट पे बिकी, 50,000 की जगह आपको मिले 55,000 रुपये। अब आपके पास क्या हुआ, 55,000 आपको कैश मिल गया और असेट की वैल्यू थी 50,000। अगर मैं ये लास्ट वाली लाइन ना लिखूं तो दैट मीन्स 5,000 मेरी जेब में जाएंगे, मुझे बिजनेस को नहीं दिखाने पड़ेंगे, बिजनेस के लिए प्रॉफिट नहीं है। बट माइंड यू, 1 रुपए का भी अगर हेर फेर होता है ना, इधर से उधर होता है तो वो पता लग जाता है। तो अब मुझे क्या करना है, इस 5,000 का इफेक्ट बुक्स में लेकर आना है। तो वो इफेक्ट कैसे आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट 5,000। तो 55,000 से कैश बढ़ा, 50,000 से मशीनरी जो थी वो बुक्स में से खत्म हो गई और 5,000 की जो इनकम थी वो एक्स्ट्रा कहाँ चली गई, प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई।
क्लियर? गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, इंसान आया मेरी शॉप पे और आके सामान खरीद के लेकर गया, घर लेकर गया। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर है, तो जब कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए तो क्या हुआ? सेल्स रिटर्न है। अब वो जो सेल रिटर्न है, उस सेल रिटर्न का इफेक्ट क्या हुआ? मेरी सेल्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, सेल्स की वैल्यू तो रिड्यूस हो गई मेरी, और डेटर या कस्टमर का जो खाता है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो मैंने क्या किया? एंट्री रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट। मैंने क्या कर दिया? सेल रिटर्न कर दी, जो मेरी सेल क्रेडिट होनी थी वो वापस नहीं कर सकती, सेल को डेबिट नहीं कर सकती मैं, तो सेल जब डेबिट नहीं कर सकती तो क्या करूंगी? एक नया अकाउंट ओपन करूंगी जिसका नाम क्या है? सेल रिटर्न अकाउंट। अब आपने एक नया खाता बनाया, सेल रिटर्न, और आपने क्या किया? रिड्यूस कर दिया डेटर का बैलेंस, क्योंकि आप क्या मान के चल रहे थे कि वो बंदा सामान लेके चला गया, तो उस बंदा जब सामान लेके गया तो क्या हो गया? ये टू डेटर अकाउंट। तो रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न टू डेटर अकाउंट। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, अब मैंने जो परचेज की थी मैं भी तो उसे वापस कर सकती हूँ ना, तो जब मैंने वो सामान वापस किया तो सब गुड्स रिटर्न टू सप्लायर की बात करते हैं। तो गुड्स रिटर्न टू सप्लायर इज दी परचेजेस जो मैंने क्या करी हैं? वापस करी हैं। तो अब एंट्री क्या होगी? जब मैंने माल खरीदा था तो एंट्री क्या की थी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर या टू सप्लायर, बट अब क्या किया है? उस सामान को वापस कर दिया, तो वो जो एंट्री थी अब वो रिवर्स होगी, बट परचेजेस आर ऑलवेज डेबिटेड, दे आर नेवर क्रेडिटेड, तो परचेजेस क्रेडिट नहीं करूंगी, तो एंट्री क्या करूंगी? सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रिटर्न या परचेज रिटर्न अकाउंट, सप्लायर या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर हो गया? सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। परचेजेस are always debited, so they cannot be credited. Sales are always credited, so they cannot be debited. So that is the reason we open two new ledgers when the goods are returned either by me or by the customer. ठीक है? One is sale return account and the other is purchase return account. क्लियर? अगर कंपनी का ओनर गाड़ी परचेज करता है फॉर पर्सनल यूज, तो दैट मीन्स वो कंपनी से लोन लेकर गया है, वो कंपनी से लोन लेके गया है या अपना पैसा विड्रॉ करके गया है, तो वो असेट कंपनी का नहीं माना जाएगा, क्योंकि यूज कौन कर रहा है? ओनर यूज कर रहा है। ठीक है? वो ओनर का असेट है, वो उसकी बैलेंस शीट में अलग से दिखेगा, कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। कंपनी की बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? या तो लोन टू दी ओनर या दिखेगा ड्रॉइंग्स जो उसने की है उस गाड़ी के लिए। ठीक है? जो वो एंट्री थी ना, अमाउंट यूज विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, वो एंट्री का इफेक्ट हम यहाँ लेंगे। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल। जब मैं अपने गुड्स जो एज फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू प्रमोट और एडवर्टाइज माय गुड, तो अब मैं क्या करूं? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अब इस एंट्री का इफेक्ट क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ पासिंग दिस एंट्री? आई हैव टू डू इज, जब मैं गुड्स को फ्री सैंपल के तौर पे बेचूंगी या लोगों को दूंगी तो मेरी सेल तो कुछ होगी नहीं। जब मेरी कुछ सेल नहीं होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मेरे जो स्टॉक है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है, वो घटते जा रहे हैं, बट उसका इफेक्ट सेल पे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो अकाउंटेंट मुझसे आके पूछेगा कि मैम आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स तो घट रहे हैं बट सेल का अमाउंट नहीं दिख रहा, और अगर सेल हो रही है तो ना तो आपके डेटर्स दिख रहे हैं और ना ही कैश का बैलेंस दिख रहा है, तो दैट मीन्स क्या कर रहे हैं आप? मतलब बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपको बिजनेस करना नहीं आता। लाइक
हाउ कैन यू से दैट? वो आप, मैं आपको सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं जो है अपने गुड्स लोगों को सैंपल के तौर पे बेच रही हूँ ताकि लोगों को वो पसंद आए और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आए उस चीज़ की। तो वो कहता है ओके, तो मैम आप इसे अपनी बुक्स में क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट कर रही हैं? सर मुझे नहीं पता इसे कैसे इनकॉर्पोरेट करना, आप मुझे बता दीजिए। तो ही विल एडवाइस मी कि मैम आप क्या करो, जो आप गुड्स फ्री सैंपल पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उन्हें आप दिखाओ एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट का खाता डेबिट करो और परचेजेस का खाता क्या करो, क्रेडिट करो। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, दिस इज द ओनली एंट्री जहां पे आपको परचेजेस क्या दिखेंगी, क्रेडिट में दिखेंगी। अभी आप बोलोगे मैम आपने 2 मिनट पहले बोला कि परचेजेस कभी क्रेडिट नहीं होती। दिस इज द वन एक्सेप्शन माय डियर्स, जहां हम परचेजेस रिटर्न ना दिखा के अपनी परचेजेस क्रेडिट करते हैं, जब हम गुड्स सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को ताकि वो हमारे गुड्स को और ज़्यादा खरीदे, डिमांड और आए हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही तो बिजनेस बढ़ेगा, तभी तो प्रॉफिट अर्न करोगे, अदरवाइज तो स्टेबलाइज स्टैग्नेंट पोजीशन पे रहोगे, ना ऊपर जा रहे हो ना नीचे जा रहे हो। ठीक है, ड्रॉइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन दी डेटर, जब हमने एक इंसान को सामान बेचा, उसने बोला मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है जी ले जाओ कोई बात नहीं, जब होंगे तब दे देना, यही बोलोगे ना, क्योंकि अभी हमें लोगों को इकट्ठा करना है, लोगों को बताना है कि हाँ जी हम सामान उधार पे भी बेच सकते हैं, वरना शॉप्स पे तो लिख के लगाया होता है बैनर, आज नगद कल उधार, तो वो कल कभी नहीं आता। ठीक है, तो दैट मीन्स अब बिजनेस में तो ये नहीं चल सकता, इतनी मोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स, और आप उसे बोल रहे हो कि नहीं भैया मैं तो कैश लूंगा ही लूंगा, उसके बिना तो मैं काम करता ही नहीं, मेरा तो असूल है जी, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोग बोलेंगे यार इसे तो भरोसा ही नहीं है, तो सामान हो कभी उधार पे देता ही नहीं है, मेरी जेब में आज पैसे नहीं है तो क्या हो गया, कल तो होंगे, कल तो मैं दे दूंगा पैसा, भरोसा कर ले मेरे पे, बिजनेस तो ऐसे ही चलता है भाई, हम तो ऐसे ही करते हैं, ये पता नहीं ऐसा क्यों नहीं करता। तो यू हैव टू अडेप्ट टू दी बिजनेस रूल्स। तो अब आपने क्या किया, आपने सामान उधार पे बेच दिया, आपने उसे बोला कि भैया देखो अभी मैं नया नया बिजनेस में आया हूँ, लॉसेस झेलना नहीं चाहता, तो हम एक काम करते हैं कि जो मैंने आपको सामान दिया है आप सामान तो ले जाइए मुझसे, बट एक बिल ऑफ एक्सचेंज एंटर कर लेते हैं, और उस बिल ऑफ एक्सचेंज के तहत हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप मुझे 15 दिन के बाद पेमेंट दोगे, या 30 दिन के बाद, 45 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, जैसे आपके पास फंड्स अवेलेबल हो वैसे आप क्या कर दीजिएगा, मुझे पेमेंट कर दीजिएगा। उसको भी आपकी बात पसंद आ गई, आपने बोला कि मेरे इससे होगा क्या कि मुझे ध्यान रहेगा कि मुझे किस किस से पैसा लेना है और मुझे बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, उसे आपकी ये बात पसंद आ गई। तो हुआ क्या, आपने और उस बंदे ने, आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, आपने लिखा कि मैंने इस तारीख पे इसे इतना सामान बेचा है जिसकी वैल्यू ये है और ये मुझे 45 दिन के बाद आके पेमेंट कर देगा। उसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, उसने साइन कर दिया, उसने एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ 45 दिन के बाद वो आके आपको पेमेंट कर जाएगा। ठीक है, ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज जो आप एंटर करते हो किसके साथ, डेटर के साथ। यही बिल ऑफ एक्सचेंज अगर क्रेडिटर के साथ बन जाए तो वो बिल पेबल हो जाता है, अगर डेटर के साथ हो तो बिल रिसीवेबल हो जाता है। ठीक है, तो ड्रॉइंग बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डेटर, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, जब आप डेटर के ऊपर बिल बना रहे हो तो वो आपका असेट है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक असेट बढ़ा और दूसरा घट गया, एक एसेट बढ़ गया बिल रिसीवेबल के नाम से और डेटर्स की वैल्यू उतने से घट गई जितने से आपके बिल रिसीवेबल बढ़े। ठीक है, तो ये बात हुई जब हम डेटर्स के साथ बिल बनाते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अब आपने खरीदा है सामान उधार पे, पहले क्या था आपने बेचा है उधार पे, अब आप खुद माल खरीद रहे हो उधार पे क्योंकि आपकी जेब में
पैसा नहीं है। ठीक है, आपने सामान खरीदा उधार पे और उस बंदे के साथ भी आपकी वही बात हुई, उसने ये बोला कि भैया अगर मेरा असूल है कि अगर मैं पैसा उधार पे देता हूँ तो मैं उस बंदे के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेता हूँ। आपने कहा ठीक है बना लीजिए, मैं भी अपने बिजनेस में ये प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ, आप भी करते हैं तो अच्छी बात है, याद रहेगा। उसने फटाफट बिल बनाया, आपने अपनी एक्सपेंस दी, 45 दिन के बाद जब आपको डेटर से पैसा आया तो आपने वो पैसा उसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स को शिफ्ट करते हैं बिल पेबल और बिल रिसीवेबल में। बिल पेबल हमारे लिए लायबिलिटी है, बिल रिसीवेबल हमारे लिए असेट है, उसी तरीके से जैसे हमारे लिए डेटर्स असेट है और क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। ठीक हो गया, समझ आ गया। इसके बाद कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर एंड डिस्काउंट वाज अलाउड टू हिम। अब आपने क्या किया, कोई कस्टमर था जो आपसे गुड्स ले गया, उसने अभी आपको पेमेंट नहीं करी और ना ही उसने आपके साथ कोई बिल ऑफ एक्सचेंज में एंटर किया, वो आपका डेटर है। अब आप क्या करते हो, आप 1 दिन रुक गए, 2 दिन रुक गए, 3 दिन रुक गए, आपने उसे लालच दिया, आपने उसे फ़ोन किया, आपने बोला हेलो सर सुनिए मेरी बात, आपका जो बिल है वो 30,000 का बैठता है, आप अगर मुझे आज ही पेमेंट करेंगे तो मैं आपको 20% ऑफ दे दूंगा आपके बिल पे। उसको भी आपकी बात पसंद आ गई। अब हुआ क्या, वो आया और आपको पेमेंट करके चला गया। आपने सामान 30,000 का ही बेचा था, आपका स्टॉक 30,000 से ही घटेगा, बट वो जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस में जाएगा, डिस्काउंट अलाउड में। अगेन अ लॉस, अगेन इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस और ये क्या होगा, डेबिट होगा और सेटल कहाँ से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सेटल होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, क्लियर। यहाँ मेरी सारी जो बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं वो खत्म होती है, मेरा टॉपिक आज का खत्म होता है। अब आप बताइए आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो उन्हें फटाफट सुलटाते हैं और फिर आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, क्योंकि जो लड़के बैठे होंगे ना वो बोलेंगे मैडम आईपीएल का मैच शुरू हो गया छोड़ दो अब। चलिए फटाफट बताइए कोई क्वेरीज। डाउनलोड करने का ऑप्शन, मैम डाउनलोड आप के साथ मैं कैसे बताऊँ, आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएंगी, जस्ट एक रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जस्ट गिव अस एन रिक्वेस्ट व्हाट्सएप नंबर्स पे कॉल कर दीजिएगा दैट यू वांट अ पीडीएफ फॉर द टॉपिक्स जो हमने अभी अपने लाइव क्लास में कवर किए हैं, सो दैट आपको समझ आ जाएगा। सेल्स एंड प्रॉफिट की बात अगर मैं करूं, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे कि सेल्स एंड प्रॉफिट बता दीजिए, तो आपका जो एक असेट है उसकी वैल्यू, मानो आप अपना फोन, एक पुराना फोन जो है आप उसे मार्केट में बेच के आने वाले हो, आपने जिस तरीके से उसे यूज किया, आपको लगता है कि मेरे यूसेज के बाद मुझे इस फोन के ठीक ठाक से 4-5 हज़ार मिल जाने चाहिए। आपने शॉपकीपर के पास गए, आपके मन में कहीं थॉट था कि वो पेमेंट जो आएगी वो 4 या 5 हज़ार के बीच में आएगी। अब आप उस शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला कि भैया ये मेरा सेकेंड हैंड फ़ोन है, आप मुझे इसे सेल आउट करना है, आप मुझे बताइए आपको आप इसमें कितनी पेमेंट देंगे। उसने बोला, उसने चेक वेक किया, उसने बोला मैम आपका जो ये फ़ोन है इसके मैं आपको 6,000 दे सकता हूँ। आप सोच रहे हो 6,000, आपके मन में क्या था, 4 या 5, 5,000 सोच के बैठे थे तो 1,000 का प्रॉफिट, 4,000 सोच के बैठे थे तो 2,000 का प्रॉफिट। तो अब क्या हुआ, एंट्री अगर उसकी बुक्स में करनी है तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू असेट टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। तो कैश आपकी जेब में कितना आया, 6,000 का आया, फोन
कितने का गया आपके हिसाब से 5,000 का, ठीक है। अब जो 1,000 जो है उसकी जो अमाउंट है उसे जर्नल एंट्री से कैसे फिक्स करोगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट मुझे दोनों मिलाने हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 6,000 टू असेट एंड इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको ट्रांजैक्शन लिख के दे दिया जाता है एंड आपसे पूछा जाता है कि कौन सा खाता डेबिट होगा अगर ये वाला खाता क्रेडिट हो रहा है, कौन से खाते में कितनी वैल्यू जाएगी अगर ट्रांजैक्शन ये हुई तो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।